हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो हम लोग स्टार्ट करके बैठे थे एक 50 टॉपिक्स की सीरीज़, और ऐसे ऐसे 50 टॉपिक्स जो तुम्हारे जेई मेन 2026 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स हैं, उनकी हम बात करेंगे। एक टॉपिक हमने पिछली वीडियो में कवर अप कर दिया। पिछली वीडियो में हमने कौन सा टॉपिक कवर किया था? वो था तुम्हारा वर्क एनर्जी पावर चैप्टर का एक सिंपल सा थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम। सबसे पहले उसकी थ्योरी देखी थी, फिर उसके प्रॉब्लम्स देखे थे कि कौन कौन से प्रीवियस ईयर में प्रॉब्लम्स आ रखे हैं, और उनको सॉल्व किया था। तो ऐसा ही कुछ हम इस वीडियो में भी करेंगे। इस वीडियो में मैं जिस टॉपिक पर बात करने जा रहा हूँ वो है तुम्हारा बोहर्स एटॉमिक मॉडल। बोहर्स एटॉमिक मॉडल तुम कहाँ पढ़ते हो? क्लास 12th के चैप्टर एटम्स में। एटम्स चैप्टर का पार्ट है बोहर्स एटॉमिक मॉडल। पूरे का पूरा चैप्टर नहीं है, चैप्टर का एक छोटा सा पार्ट। और उन पार्ट्स को, उन टॉपिक्स को मैं इस पूरी वीडियो सीरीज में कवर अप कर रहा हूँ जो तुम्हारे जेई मेन 2026 में एक्सपेक्टेड हैं, जिनसे तुम क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो, और उनके क्वेश्चन लगातार आते भी हैं। आप यूँ मान लीजिए ये टॉपिक्स हैं मोस्ट फ्रीक्वेंट टॉपिक्स। तो इन्हीं टॉपिक्स पर अपने बात करेंगे कि इनके कैसे कैसे क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, और सारे के सारे क्या क्या यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ हैं, कैसे कैसे न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं, राइट। तो बोहर्स एटॉमिक मॉडल को स्टार्ट करते हैं। सिंपल सा टॉपिक है, इजी सा टॉपिक। बस कुछ एक कॉन्सेप्ट्स याद रखो और उनको अप्लाई कर दो और सोल्व कर दो क्वेश्चंस को, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। बोहर्स एटॉमिक मॉडल चैप्टर तुम्हारा कौन सा है ये? एटम, क्लास 12th। क्लास 12th का एक चैप्टर एटम्स, जिसके अंदर बहुत से टॉपिक हैं। टॉपिक में तुम्हारे पास इसमें क्या आता है? रदरफोर्ड स्कैटरिंग। रदरफोर्ड स्कैटरिंग से हालांकि क्वेश्चन बहुत कम आते हैं आपके पास में। उसके बाद में आता है बोहर्स मॉडल। बोहर्स मॉडल, और इसमें भी दो पार्ट्स हैं मेन। पहला, आप बोहर के पोस्टुलेट्स की बात करते हो, जिसमें बात करते हो स्पीड, रेडियस, एनर्जी, इनसे रिलेटेड कि इलेक्ट्रॉन की स्पीड, एनर्जी और सारा कुछ क्या होगा। इसका एक और पार्ट है, दैट इज एटॉमिक स्पेक्ट्रा। एटॉमिक स्पेक्ट्रा ये टॉपिक आपका थोड़ा सा अलग से जाएगा। इसका बेस थोड़ा सा है तो इसी में से बेस है, बट ये टॉपिक थोड़ा सा अलग है इससे। और मैं जो इस पूरी वीडियो में जो कवर अप करूंगा वो होगा तुम्हारा ये वाला पार्ट, बोहर्स मॉडल का पोस्टुलेट्स प्लस रेडियस, वेलोसिटी, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या क्या हो सकते हैं, इन सब पर मैं बात करूंगा, और अपने इन सब के फॉर्मूलाज देखेंगे और आगे प्रोसीड कर देंगे। तो करते हैं स्टार्ट। तो हेडिंग डालो, बोहर्स एटॉमिक मॉडल। बोहर्स एटॉमिक मॉडल। अब बात आती है बोहर्स एटॉमिक मॉडल में हमें क्या क्या याद रखना है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। बोहर्स एटॉमिक मॉडल में जो तुम याद रखोगे वो ये बातें देखो। सबसे पहली बात कि ये पहले तो तुम ये ध्यान दो कि ये एटम का मॉडल है, जिसमें तुम बात करोगे एक एटम के अंदर क्या क्या हो सकता है और बोहर ने क्या क्या बताया था। सबसे पहली बात बोहर ने बताई थी कि आपके पास एक एटम होगा, एटम के सेंटर के अंदर पूरे का पूरा एक न्यूक्लियस आएगा, न्यूक्लियस, और उसके अराउंड ऑर्बिट्स में घूमेंगे इलेक्ट्रॉन्स, राइट। और ये तुम्हारा न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का चार्ज मान लो Z/E, और ये तुम्हारा इलेक्ट्रॉन, और उसी के साथ साथ इसको तुम बोलते हो रेडियस। ऐसी कुछ बातें हो रही होंगी। और उसने ये भी कहा था कि इलेक्ट्रॉन तुम्हारा रिवॉल्व करेगा, बिल्कुल करेगा। ये बात है कि न्यूक्लियस सेंटर में होगा, सेंटर के अराउंड इलेक्ट्रॉन घूमेगा कंटिन्यूसली, और जब इलेक्ट्रॉन घूमेगा उसको घुमाएगा कौन, उसको एक सर्कुलर पाथ में कौन फिक्स कर रहे हैं? तो वो कहते हैं कि इस केस के अंदर ना आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रेजेंट होगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर चार्ज ZE, और बीच में डिस्टेंस है R। तो इन दोनों के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रेजेंट होगा, जो किसके बराबर आएगा? आपके सेंट्रीपिटल फोर्स के। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू तुम क्या लिखोगे? K Q1 Q2 डिवाइड बाई R² इक्वल्स टू सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला तुम लिखोगे mv²/r। एक बात तो यहाँ पर ये निकल कर आती है, सबसे पहले तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया? इलेक्ट्रोस्टैट से आया। ये फॉर्मूला कहाँ से आया? सर्कुलर मोशन से आया था। और उसने कहा कि तुम्हारा इलेक्ट्रॉन सर्कल में घूम रहे हैं, सर्कल में घूम रहे हैं, उसको घुमा कौन रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स घुमाता है, जो अंदर की तरफ होता है नेट। तो इस केस में सेंट्रीपिटल का काम कौन करेगा? वो करेगा तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स।
और उसका फॉर्मूला क्या रहता है, k(q1q2/r²), राइट। तो इतना लिख दिया, ये मेरे पास इसका रिजल्ट आ गया। अब दूसरी बात बोहर ने भी कही थी, बोहर ने कहा था कि आपका जो इलेक्ट्रॉन होगा ना वो ऐसे नहीं है कहीं भी घूम लेगा। तुम ऐसे नहीं बोल सकते कि वो इलेक्ट्रॉन यहाँ भी घूम सकता है, यहाँ भी घूम सकता है, नहीं, ऐसी बात नहीं है। इलेक्ट्रॉन सिर्फ कुछ कुछ फिक्स ऑर्बिट्स में घूमेगा, कुछ फिक्स ऑर्बिट जिनकी रेडियस कुछ फिक्स होगी वहीं घूमेगा। और उसके लिए क्या रिलेशन यूज़ किया था, उसने ये बात लिखी थी कि आपका इलेक्ट्रॉन सिर्फ और सिर्फ वहाँ घूमेगा जिस केस में आपका एंगुलर मोमेंटम यानी mv/r nh/2π के बराबर होगा। जिस ऑर्बिट के लिए एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू nh/2π होगा यानी इलेक्ट्रॉन के लिए, उस केस के अंदर आपके पास में इलेक्ट्रॉन घूमेगा, सिर्फ बस वही ऑर्बिट में, ओनली फॉर पॉसिबल ऑर्बिट्स। दिस इज द ओनली कंडीशन फॉर पॉसिबल ऑर्बिट्स, कि ये कंडीशन है यहाँ पे पॉसिबल ऑर्बिट्स की। ठीक है जी, लिख दी कंडीशन ये होगी। और h यहाँ पे क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू तुम्हारे पास क्या रहती है 6.6 × 10⁻³ जूल सेकंड। ये तुम्हारा प्लैंक्स कांस्टेंट आ गया, राइट। अब आगे बात करते हैं। एक उसने एक ये बात कही थी कि आपके केस में ना जो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन होगा, ये तुम्हारा न्यूक्लियस जिसका चार्ज Ze, Z यहाँ पे तुम्हारे पास क्या होगा, एटॉमिक नंबर। ये तुम्हारा इलेक्ट्रॉन, वो कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो होगा ना वो ऐसे एनर्जी कब एमिट करेगा, उसके बारे में उसने बात की थी। वो कहता है कि इलेक्ट्रॉन तुम्हारा बंधा हुआ है एक ऑर्बिट के साथ में, बट वो और इलेक्ट्रॉन ऊपर भी जा सकते हैं किसी नई ऑर्बिट में, वहाँ भी जा सकता है, और उस ऑर्बिट से वो वापस भी आ सकता है नीचे वाली ऑर्बिट में। तुम्हारा इलेक्ट्रॉन ऊपर भी जा सकता है यानी बाहर भी जा सकता है, तुम्हारा इलेक्ट्रॉन अंदर भी आ सकता है। उसने कहा कि तुम्हारा इलेक्ट्रॉन अपनी जगह से ऊपर के लेवल में जा सकता है, नीचे के लेवल में भी जा सकता है, और जब भी वो किसी लेवल में ट्रांजिशन करेगा तब वहाँ पे एनर्जी का चेंज होगा। तब आप यूँ बोलोगे कि मान लो ये कोई हायर लेवल है, एनर्जी इसकी E2, ये कोई लोअर लेवल एनर्जी E1। यहाँ पे तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन आता है नीचे एक लोअर एनर्जी लेवल में। अब मुझे ये बात पता है कि E2 इज़ ग्रेटर देन E1, क्योंकि ऊपर का लेवल है तो इसकी एनर्जी रहेगी ज़्यादा, इसकी एनर्जी रहेगी कम। तो अब खुद से सोचो, जब कोई इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी से लो एनर्जी में आ रहा है तो वो क्या करेगा, एनर्जी को लूज़ करेगा, वो एनर्जी को गवाएगा। अब एनर्जी गवा रहा है तो कैसे गवा रहा है, वो एनर्जी को लूज़ करेगा इन फॉर्म ऑफ अ फोटोन, इन फॉर्म ऑफ अ फोटोन। और उस फोटोन की जो एनर्जी होगी वो आप लिखोगे E2 - E1 के बराबर। ऐसी ऐसी सी बातें बोहर ने करी थी। बोहर ने ना ये बातें करी थी सारी की सारी। बोहर कहता है कि पहली बात तो कि सर्कुलर पाथ में घूमेगा अराउंड द न्यूक्लियस, और घुमाएगा कौन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। दूसरी बात उसने क्या बोली कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ ऑर्बिट वो पॉसिबल्स होंगे, इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट्स में घूमेगा जिसके अंदर एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी इक्वल टू nh/2π। और n यहाँ पे उसने क्या बोला था, आप यूं बोल दीजिए, यहाँ तो उसको क्वांटम नंबर भी कह सकते हो, या फिर आप बोल दो नंबर ऑफ ऑर्बिट या नंबर ऑफ लेवल, या कौन से लेवल में आपका इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। ठीक है, और h/2π कांस्टेंट है यहाँ पे। और उसने ये बात भी कही थी कि जब कोई इलेक्ट्रॉन हायर लेवल से लोअर में आएगा, लो से हाई में जाएगा, तो वो वहाँ पे फोटॉन्स को एमिट करेगा, या तो फोटॉन्स एमिट करेगा या वो फोटॉन्स को एब्जॉर्ब करेगा। और फोटॉन की जो एनर्जी होगी वो होगी तुम्हारे टोटल एनर्जी डिफरेंस के बराबर। तो ये बातें बोहर ने कही थी। ठीक है, अब इन्हीं बातों का यूज़ करके ना हमने कुछ फॉर्मूलाज निकाले थे, हमने बहुत सारे फॉर्मूलाज निकाले थे। अब मैं फॉर्मूला का यहाँ पे डेरिवेशन तो दे नहीं सकता, हमारे पास टाइम की लिमिटेशन है। तो हम क्या करेंगे, उनको डायरेक्ट देखें कि कौन कौन से फॉर्मूलाज हमारे पास हैं। सबसे पहले स्पीड का, फिर हम फॉर्मूला देखेंगे रेडियस का कि रेडियस का फॉर्मूला क्या हो सकता है तुम्हारे पास में। फिर हम फॉर्मूला देखेंगे एनर्जी का, एनर्जी का फॉर्मूला आएगा।
और उसके बाद में इसी के अंदर कुछ और बातें भी करेंगे, राइट। तो देखो सबसे पहले रेडियस का फॉर्मूला तुम्हारे पास क्या होता है, ये न्यूक्लियस, चार्ज मान लो जेड, कोई भी इलेक्ट्रॉन सॉरी एटम हो सकता है, ये तुम्हारा एक ऑर्बिट, तुमने बोला इसकी रेडियस आर, तो ऑर्बिट की रेडियस कौन कौन सी पॉसिबल हो सकती है वो आपको ये फॉर्मूला बताता है, दैट इज रेडियस इज इक्वल्स टू 0.53 इंटू एन स्केयर बाय जेड एंगस्ट्रम। ये आपके पास आता है रेडियस का फॉर्मूला, वेयर एन इज नंबर ऑफ ऑर्बिट, या आप बोल देते हो इसको नंबर ऑफ एनर्जी लेवल, नंबर ऑफ ऑर्बिट या नंबर ऑफ एनर्जी लेवल। z यहां पे तुम्हारे पास क्या होगा, z होगा एटॉमिक नंबर, कि आपके पास एटम कौन सा है उसका लगा दोगे यहां पर एटॉमिक नंबर, क्लियर है। अब आते हैं स्पीड के ऊपर। अब वो कहता है कि अगर तुम्हारा इलेक्ट्रॉन यहां पे है तो उसके पास क्या होगी, एक स्पीड भी तो होगी, एक वेलोसिटी भी तो होनी चाहिए ना, तो उस वेलोसिटी का वैल्यू क्या होगा, तो उसका फॉर्मूला ये लो, Vn will be equal to 2.186 into 10 raised to power 6 z by n मीटर पर सेकेंड। ये तुम्हारा आ गया स्पीड का फॉर्मूला, 2.18 इंटू 10 रेज़्ड पावर 6 z बाई एन। z के बारे में तुम्हें पता है एटॉमिक नंबर, n की कौन सी ऑर्बिट में तुम्हारा इलेक्ट्रॉन घूम रहे, किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा तो उसकी स्पीड बताने का फॉर्मूला ये रहा। थर्ड बात करते हैं एनर्जी की, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन तुम्हारे पास क्या होगा, एनर्जी यानी टोटल एनर्जी की बात कर रहा हूं मैं, तो इसका फॉर्मूला आपके पास है -13.6 जेड स्केयर बाय एन स्केयर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपके पास है इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का फॉर्मूला। जब इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में घूमेगा ना तो उसके पास एनर्जी होगी, एनर्जी होगी, और एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, ये रहा -13.6 जेड स्केयर अपॉन एन स्केयर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये तुम्हारे पास एनर्जी का फॉर्मूला आ गया, बिल्कुल। अब कई बार बातें ये भी उठती हैं कि काइनेटिक एनर्जी बता दो, पोटेंशियल एनर्जी बता दो, वो क्या होंगी, तो उसको भी देख लो तुम। काइनेटिक एनर्जी तुम सीधा बता सकते हो, इसी का यूज करो, ये है माइनस में, इसी को तुम प्लस कर दो, टोटल एनर्जी का मोड कर दो, यानी आपके पास आंसर आ गया -13.6 जेड स्केयर अपॉन एन स्केयर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये तुम्हारे पास आ गया काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। लो जी, काइनेटिक एनर्जी भी आ गई। काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर रहेगी तुम्हारे, टोटल एनर्जी के मैग्नीट्यूड के बराबर, माइनस का प्लस कर देना बस। उसके बाद में एक पोटेंशियल एनर्जी की भी बात कर लो, आई गए हो तो यहाँ तक। तो पोटेंशियल एनर्जी के केस में आप फॉर्मूला जो यूज करोगे वो ये है, PE विल बी इक्वल टू यहाँ सिंपल लिख दो, 2 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी, 2 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी। ये तुम्हारे पास इसका फॉर्मूला बन गया, यानी इसका डबल कर दो वो कहते हैं। तो आप लिखोगे पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू -2 इंटू 13.6, 13 और 13 26, 26 और ये आ गया आपका 27.2 जेड स्केयर अपॉन एन स्केयर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये तुम्हारे पास आ गया पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। किसी भी ऑर्बिट में पोटेंशियल एनर्जी कैसे बताओगे, ऐसे बताओगे। काइनेटिक एनर्जी कैसे बताओगे इलेक्ट्रॉन की, ऐसे बताओगे। और टोटल एनर्जी बतानी हो तो ये फॉर्मूला यूज़ करो, या इन दोनों को ऐड करोगे तब भी यही आंसर आने वाला है। बोलो हाँ या ना, बिल्कुल आएगा। ये कुछ बातें जिनका हम यूज़ करते हैं, ठीक है जी। अगर इतनी बातें हो गई तो लगे हाथ टाइम पीरियड देख लो कि टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होगा इलेक्ट्रॉन की। तो देखिए टाइम पीरियड की डिपेंडेंसी देखते हैं। टाइम पीरियड का फॉर्मूला आपके पास है 2πr/v, बिल्कुल। तो 2πr यानी 2πr आपके पास क्या होगा, पूरे का पूरा पैरामीटर, v क्या होगा स्पीड, तो दोनों की वैल्यूज यहाँ पुट कर दो। फॉर एनी nth ऑर्बिट आप लिखोगे 2π, rn की वैल्यू मेरे पास ये रही, कितनी है 0.53 मल्टीप्लाइड n स्केयर बाय z एंगस्ट्रम में, डिवाइड बाय
v की वैल्यू मेरे पास वो हो रही 2.186 इंटू 10⁻6 डिवाइडेड बाय z बाय n। ऑलराइट, इसको हल्का सा सोल्व कर दो, आप बोलोगे टी एन विल बी प्रोपोर्शनल टू, ये बना जेड स्क्वायर, एन ऊपर गया एन क्यूब बाय जेड स्क्वायर। ये आ गया आपके पास में टाइम पीरियड का डिपेंडेंसी। इसको तुम फ्रीक्वेंसी लिखना चाहो तो तुम ये लिख दोगे जेड स्क्वायर अपॉन एन क्यूब, क्योंकि फ्रीक्वेंसी क्या टाइम पीरियड का उल्टा, तो ये फ्रीक्वेंसी आ गया। बोलो, ये पूरे का पूरा फॉर्मूला का सेट है जो हमारे काम आएगा आने वाले न्यूमेरिकल्स के अंदर, और हम इन फॉर्मूलाज का वहाँ अच्छे तरीके से यूज़ करेंगे प्रॉपर। अगर ये फॉर्मूलाज आपको तैयार हो गए हों, तुमने याद कर लिए होंगे, तो इसको अप्लाई करेंगे अब अगले क्वेश्चंस के अंदर। तो चलिए अगले क्वेश्चन में क्या कहता है तुम्हारा क्वेश्चन, तो सुनो। जेईई मेन 2025 का क्वेश्चन। अब इसमें बहुत सी बातें, उससे पहले हमने ना यहाँ पे डिटेल में एक चीज़ नहीं देखी, वो ये है कि एनर्जी की वैल्यूज तो देख ली कि एनर्जी का फॉर्मूला ये है, बट उसकी हमने वैल्यू नहीं देखी कि एन पर क्या होगी, इस एन पर क्या होगी। तो मैं उन वैल्यूज़ को एक बार छोड़ रहा हूँ, हम वो डायरेक्ट एक बार न्यूमेरिकल में ऐड करेंगे उनको, ठीक है। और फिलहाल हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अगर इसको डिटेल में पढ़ो तो ये टॉपिक अपने आप में बहुत कुछ बताता है, बट मैं सिर्फ उतना ही ऊपर ऊपर का तुम्हारे लिए कंटेंट उठा के लाया हूँ जितने से तुम्हारे फॉर्मूलाज क्वेश्चन बन जाएं। डिटेल में पढ़ोगे तो तुम इसको प्रैक्टिस और करो, अच्छे से प्रैक्टिस करो। इसको पढ़ोगे तो यहाँ पे कुछ और बातें भी निकल कर आती हैं अंदर से, राइट। तो स्टार्ट करते हैं इसको। तो देखिए क्या कह रहे हैं आपको क्वेश्चन। इन हाइड्रोजन लाइक आयन, यानी एक हाइड्रोजन जैसा कोई आयन है, यानी हाइड्रोजन में क्या खास बात होती है, उसमें एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये कहता है कि एक आयन है जिसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन, यानी आप उस पर बोहर का मॉडल अप्लाई कर दो। क्या वो कहता है, द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन सेकेंड एक्साइटेड एनर्जी स्टेट एंड ग्राउंड इज 108.8। वो कहता है कि एनर्जी का डिफरेंस सेकेंड एक्साइटेड स्टेट एंड ग्राउंड स्टेट, इन दोनों के बीच में जो एनर्जी का डिफरेंस है वो है आपके पास में 108.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बता दो एटॉमिक नंबर क्या होगा आपके आयन का। तो देख लेते हैं। सबसे पहली बात, मुझे क्या क्या पता कि सेकेंड एक्साइटेड स्टेट कौन सी है, ग्राउंड कौन सी है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखो। जब भी ये वर्ड आए ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट का मतलब यानी आप बिल्कुल सबसे पास वाली ऑर्बिट में हो, इसका मतलब होता है n इक्वल टू 1। जब वर्ड आए फर्स्ट एक्साइटेड, तो आप वहां लिखोगे n इक्वल टू। जब वर्ड आए सेकेंड एक्साइटेड, तो आप वहां लिखोगे n इक्वल टू 3। ये कुछ बातें, और यही बातें उसने बताई हैं। वो कह रहे हैं कि सेकेंड एक्साइटेड स्टेट यानी n इक्वल टू 3 वाली एनर्जी और n इक्वल टू 1 वाली एनर्जी, इन दोनों के बीच में इतना गैप है। तो सबसे पहले लिख दो n इक्वल टू 3 के लिए एनर्जी कितनी होगी, E3 माइनस E1 इक्वल 108.8। बिल्कुल। अब फॉर्मूला याद करो क्या था तुम्हारे पास में, En का फॉर्मूला था माइनस ऑफ 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो उसको यहाँ अप्लाई कर दो। E3 यानी n को रख दो 3 माइनस 13.6 डिवाइड बाय 3 का स्क्वायर। z की जगह यहाँ पुट करोगे तुम, और z तो तुम्हें फाइंड ही करना है तो इसको z स्क्वायर रहने दो, माइनस 13.6 माइनस का z स्क्वायर n की जगह रख दोगे 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 108.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसको कर देते हैं सोल्व। z स्क्वायर ले लो कॉमन और 13.6 भी कॉमन में उठा लो, लिया। ये बना प्लस का क्या बना 1/1 माइनस 1/9, बिल्कुल इक्वल 108.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसके बाद में इसको करोगे सोल्व, ये बनेगा 13.6 मल्टीप्लाइड जेड स्क्वायर डिवाइड बाई 1/9 है यहाँ पे, 9 माइनस 1 8/9 तुम्हारा आंसर आ रहा होगा इसमें। 9 यहाँ मल्टीप्लाई में 8, सामने क्या है 108.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसको कर दो सोल्व।
सॉल्व करोगे 13.6 सामने 108.8, तो ये कहीं ना कहीं शायद इससे कट रहा होगा। अगर कट रहे हैं तो कितने पे कट रहे हैं वो भी देख लेते हैं। 108.8 डिवाइड बाय 136 113.6, और ये तुम्हारा जाएगा लगभग ये कटेगा एग्जैक्ट 8 पर। 8 से 8 गया, 9 गया सामने, z स्क्वायर की वैल्यू 9 आई, तो आप बोलोगे z विल बी इक्वल टू 3, जो मुझे आंसर चाहिए, तो ये लो तुम्हारा आंसर 136 और सामने था 108.8, तो ये तुम्हारा आंसर आ गया, राइट। तो इस तरह से तुम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। फॉर्मूला तुम्हारे लिए पहली बार आए हैं, फॉर्मूला से फेमिलियर इस क्वेश्चन में अच्छे से हो सकते हो कि कौन से फॉर्मूला को कैसे यूज करना है और कब यूज करना है, राइट। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुन तो लो इसकी भी। कंसीडर द बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम। वो कह रहा है कि बोहर मॉडल को अप्लाई करोगे, इसमें कर देंगे जी, तो बता दो रेडियस ऑफ फिफ्थ ऑर्बिट ऑफ Li2 प्लस एंड He प्लस इज। वो कह रहा है कि लिथियम 2 प्लस आपके पास है और आपके पास क्या है He प्लस, इन दोनों की R5 रेडियस बताओ, यानी n इक्वल टू 5 वाली रेडियस बता दो आप। तो लिख देते हैं रेडियस का फॉर्मूला मेरे पास क्या, Rn इक्वल टू 0.53 एंगस्ट्रम। एंगस्ट्रम छोड़ो बाद में लिख देंगे, फॉर्मूला लगा दो सिंपल, n स्क्वायर बाय z एंगस्ट्रम। तो सबसे पहले हीलियम का लिख दो, फिर लिथियम, दोनों को डिवाइड कर दो। तो पहले वो लिथियम लिखना होगा मुझे, तो मैं लिखूंगा R5 यानी n इक्वल टू 5 किसके लिए, Li2 प्लस के लिए। तो इसके फॉर्मूला में पुट कर दो वैल्यूज़ को, 0.53, n की जगह क्या पुट करोगे 5 का स्क्वायर। z में तुम क्या लगाओगे यहाँ पर, z में आप रखोगे Li है हेली, तो यह आएगा 3 डिवाइड बाय R5 फॉर He प्लस। अब यहाँ इसके लिए फॉर्मूला लगा दो, इसको एक्सट्रम में लिखो साथ में, 0.53 मल्टीप्लाइड n स्क्वायर बाय z। इसके केस में n कितना है 5 का स्क्वायर, और z की वैल्यू क्या रहेगी यहाँ पे 2। सॉल्व करोगे तुम्हारा आंसर आएगा 2/3। और देख लो ऑप्शन में कहाँ है, बी ऑप्शन ये रहा। अगर तुम्हें इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस होती तुम डायरेक्ट बोल देते, क्या बोलते तुम कि लो या तो n स्क्वायर सेम है, 0.53 सेम है, तो रेडियस का रेशो निकालोगे, वो आएगा 2/3 अपने आप, राइट। तो ये पूरे का पूरा प्रोग्राम है, इजी क्वेश्चन है, 2025 के क्वेश्चन है, ज़्यादा पुराने नहीं है, इस साल के क्वेश्चन है। और इस तरह क्या रखे हैं तुम्हारे इस टॉपिक के। एक और क्वेश्चन तुम्हारे सामने, क्वेश्चन क्या है देखो, वो कह रहा है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन बोहर ऑर्बिट वरीज विद n एज। बोहर ऑर्बिट के अंदर आप बताइए फ्रीक्वेंसी n पर कैसे डिपेंड करती है, यानी ये रिलेशन बताना है। तो मैंने फॉर्मूला अभी डिराइव किया था फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, उसमें आया था आपके पास में z स्क्वायर बाय n क्यूब। तो यहाँ से तुम बोलोगे फ्रीक्वेंसी इज प्रोपोर्शनल टू 1/क्यूब, तो तुम्हारा ऑप्शन बन गया सी। फॉर्मूला बेस्ड डायरेक्ट टिक करने वाला क्वेश्चन बिना कुछ सोचे। क्वेश्चन हो गया, तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन एंगुलर मोमेंटम की बात लेके आया तुम्हारे लिए। क्या कह रहे हैं, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम इज प्रोपोर्शनल टू r एज दिस। वो कह रहा है कि आपके पास एंगुलर मोमेंटम ये रहा mvr, वो r के किस पावर के प्रोपोर्शनल है, वो r के किस पावर के प्रोपोर्शनल होगा। तो बता देते हैं, कैसे बताओगे। शायद तुम हो सकता है तुम डायरेक्ट करना चाहो, तुम यहाँ पे बोल रहे होगे L इक्वल टू mvr, और तुम बोल सकते हो कि L प्रोपोर्शनल टू r।
बट ऐसा काम मत करना, ये तुम्हारा गलत है। क्यों गलत है उसको भी समझो। मास कांस्टेंट है, ठीक है, चला जाएगा, बट वेलोसिटी आपकी चेंज हो रही है, रेडियस चेंज होगी तो वेलोसिटी भी चेंज होगी, तो आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे एक काम करो, इस फॉर्मूला का यूज करो। तुम्हें ये बात भी तो पता है ना, L इक्वल टू एम वी आर इक्वल एन एच बाई 2 पाई। बिल्कुल, तो तुम कह दोगे L इज प्रोपोर्शनल टू N। बिल्कुल, अगर मुझे कहीं से पता लग जाए N और R में रिलेशन क्या है तो मैं आंसर दे दूंगा। एंड आई नो R इज इक्वल टू 0.53 इंटू एन स्क्र बाई जेड। आप बोलोगे R इज प्रोपोर्शनल टू एन स्क्र, या तुम बोल दोगे N इज प्रोपोर्शनल टू रूट R। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, दोनों को मैच करवाया, ये तुम्हारा आंसर आया। लो उठाओ, रूट R कहाँ है, सी ऑप्शन। बोलो क्या था इसमें, डाउट में डालेगा एक बार, ऑब्वियसली डालेगा। क्यों डालेगा, तुम्हारे सामने ये जी, आप तो यूँ बोलोगे L प्रोपोर्शनल टू R है तो मेरे पास ऑप्शन यही होगा, बट ऐसी बात नहीं है यहाँ, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी भी आपका फिक्स नहीं है, वेलोसिटी में भी कुछ कुछ टर्म्स आ रही होंगी तो आप उसको भी यूज़ करोगे। यहाँ उससे बेटर ऑप्शन ये है कि आप यहाँ पर ना एन एच बाई 2 पाई का यूज़ करिए। आप बोल रहे हो L इज प्रोपोर्शनल टू N, और मुझे ये पता है एन आर के बीच में भी रिलेशन है, उसको भी यूज़ करूँगा तो मेरे पास आंसर आ गया, L प्रोपोर्शनल टू रूट R, राइट। तो आगे चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, स्क्रीन पर देखो ध्यान से। क्वेश्चन तुम्हारे सामने, वो कह रहा है कि रेशियो निकाल दो किसका, मैग्नीट्यूड ऑफ काइनेटिक एनर्जी टू द टोटल पोटेंशियल एनर्जी इन एन इलेक्ट्रॉन इन द फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम। फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट यानी आपके पास एन कौन सा आएगा, 6। बिल्कुल, एक्साइटेड में एक ऊपर का एन लेते हो, हमने पहले क्वेश्चन में देखा था। उसके बाद में वो कह रहा है कि इसके केस में के ई एन इक्वल टू 5 डिवाइड बाई पी ई एन इक्वल टू 5 की वैल्यू मुझे बता दो। तो बता देते हैं। मुझे एक बात पता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी का मैग्नीट्यूड। बिल्कुल, यानी एन इक्वल टू 5 पर जो टोटल एनर्जी होगी वही तुम्हारे काइनेटिक के बराबर होती है अगर तुम उसका मैग्नीट्यूड चेक करो। और पोटेंशियल की अगर मैं बात करूं, पोटेंशियल के बारे में मुझे ये भी पता है, पोटेंशियल इज इक्वल्स टू टोटल एनर्जी के बराबर आता है, और यहाँ पे मैग्नीट्यूड नहीं आता तो उसको हटा दो। बिल्कुल, तो आप बोलोगे दिस टर्म विल बी कैंसल्ड बाय दिस, योर आंसर विल बी 1/2। खत्म। लो, ये रहा ऑप्शन सी, 1/2। कैसे आया, हमें ये बात पता है ना, काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है, टोटल एनर्जी के मैग्नीट्यूड के। कहाँ से पता लगा, एनर्जी के बारे में जब पढ़ा था वहाँ ये बात आई थी। दूसरी बात ये भी आई थी निकल कर, क्या आई थी वो, कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो 2 टाइम्स है किसके, टोटल एनर्जी के। अगर ये बात है, इन दोनों को अगर रिलेट करोगे तो तुम साफ साफ कह सकते हो के ई डिवाइड बाय पी ई विल बी इक्वल टू 1/2। तो ये तुम्हारा आंसर। और ये एक रिलेशन भी होता है स्टैंडर्ड, ये एक स्टैंडर्ड रिलेशन है, काइनेटिक एनर्जी को पोटेंशियल से डिवाइड कर दो 1/2 आंसर आता है हमेशा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल का हाफ होती है वैल्यू के मामले में, मैग्नीट्यूड के मामले में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से। वो कह रहा है कि आपके पास He+ आयन है, यानी बोहर मॉडल लगा दो। He+ आयन इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, यानी फर्स्ट एक्साइटेड का मतलब n को क्या रखोगे, 2। बिल्कुल, एनर्जी बता दीजिए He+ की क्या होगी, तो देख लो। वो कह रहा है ग्राउंड स्टेट वाली एनर्जी को तुम -13.6 मान लेना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मान लेंगे जी। तो करो स्टार्ट, देखो He+ की बात हो रही है, और हमें वो कह रहा है कि आप बताइए n इक्वल टू 2 यानी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में एनर्जी क्या होने वाली है। तो अगर मैं ध्यान से देखूं, एट n इक्वल टू 1 आपके पास एनर्जी कितना आ रखा है, -13.6 eV। बिल्कुल, और एनर्जी का फॉर्मूला तुम्हें याद होगा, -13.6 Z स्क्वायर
अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये फॉर्मूला था। बट उस फॉर्मूला को, इस फॉर्मूला को हल्का सा ना इसने मोल्ड क्यों किया? हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं ना, तो सही है, जरूरत नहीं है यहाँ पे कुछ करने की। मुझे यहाँ पे थोड़ा सा डाउट आया था कि लगा क्वेश्चन हल्का सा इसने मोल्ड किया। आप इसको सिंपली सोल्व कर दो जैसे करते आ रहे हो। एनर्जी का फॉर्मूला लगा दो, आंसर निकाल दो, आ जाएगा। एनर्जी का फॉर्मूला लगाओगे, ई एन विल बी इक्वल टू -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, हमारा फॉर्मूला। और आपको बात करनी है एच ई प्लस के लिए। एच ई प्लस के केस में जेड को क्या रखते हो तुम 2, और एन को भी वो क्या कह रहा है कि 2 रख दो, तो रख दीजिए -13.6, जेड की जगह 2 का स्क्वायर आया, एन की जगह क्या आया 2 का स्क्वायर आया, 2 स्क्वायर कैंसिल, तुम्हारा आंसर क्या आया -13.6 ये भी। तो कहाँ है ये ऑप्शन? ए नंबर पर, ये रहा। बिल्कुल इस तरीके से क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर सकते हो ना, कोई बड़ी बात तो नहीं है। फॉर्मूला में वैल्यूज को पुट करो, सोल्व करो, मामला खत्म। तो चलते हैं अगले टॉपिक। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? स्पीड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन 7th ऑर्बिट इज इतना, यानी 7वीं ऑर्बिट में स्पीड आ रखी है 3.6 × 10⁻⁶ मीटर पर सेकंड। तो बता दो कोरस्पॉन्डिंग स्पीड थर्ड में कितनी होगी? थर्ड ऑर्बिट की स्पीड बतानी है, 7वीं की तुम्हारे पास है, तो तुम इसको फॉर्मूला में डायरेक्ट कर सकते हो। कैसे करोगे? V7 का फॉर्मूला अगर मैं लगाऊं तो वो क्या था 2.186 × Z/n मीटर पर सेकंड। और अगर मैं V3 का फॉर्मूला लगाऊं यहां पे ना वैल्यूज को पुट कर लेना। कौन सी वैल्यूज को पुट करोगे? यहाँ पे ना वो थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है मामले में, वो ये फॉर्मूला यूज ही नहीं कर रहा, वो डिपेंडेंस यूज कर रहा है। क्योंकि वो कह रहा है बोहर का नाम ले लो और बढ़ जाओ। बोहर का नाम ले लो, वो कह रहा है कि V इज n प्रोपोर्शनल टू Z/n होता है ना, तो वो कह रहा है रेशो निकाल दो 7 और 3 का। वो कह रहा है 7 के केस में आप क्या लिखोगे? प्रोपोर्शनल टू Z की जगह 1, क्योंकि आपके पास हाइड्रोजन की बात हो रही होगी, और n की जगह क्या रखोगे? 7, बिल्कुल। और B3 में तुम क्या रखोगे? V3 प्रोपोर्शनल टू Z की जगह 1, यहाँ पे 3, दोनों को डिवाइड करोगे, प्रोपोर्शनलिटी साइन अपने आप बढ़ जाएगा, कांस्टेंट कट जाएंगे। आप बोलोगे V3/V7 विल बी इक्वल टू 1/3 इक्वल टू 7/1 इंटू, तो ये बन गया V3 इक्वल टू V7 इंटू 7/3। V7 की वैल्यू तुम्हारे पास है 3.6 इंटू 10⁻⁶, यहाँ पे 7, यहाँ पे 3, इसको कट किया, ये बना 1.2, 1.2 इंटू 6, ये बना 7.2 इंटू 10⁻, 7.2 नहीं 8.4। और ये तुम्हारे पास कहाँ है? ये रस्सी में। मुझे एक चीज़ दिख गई थी साफ साफ, क्या? कि ये फॉर्मूला ना तुम्हारा यहाँ पे काम नहीं कर रहा। 2.18 इंटू 10⁻⁶ Z/n क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि अगर आप n की वैल्यू 7 पुट करते हो ना यहाँ पर, तो ये 7 से डिवाइड होने के बाद 3.6 नहीं आ रहा था, नहीं आ रहा था। तो मुझे दिख गया कुछ ना कुछ मामले में गड़बड़ है। अब गड़बड़ है तो यहाँ पे सिस्टम बिठाना होगा। तो सिस्टम बिठाया, मैंने देखा कि V7 की वैल्यू ये है, V3 की वैल्यू ये है, डिपेंडेंसी का यूज़ किया, सोल्व किया, ये तुम्हारा आंसर फाइनल। बोलो हाँ या ना? बिल्कुल। तो आगे चलते हैं। तो आप सिर्फ और सिर्फ डिपेंडेंस यूज कर सकते हो। वो मुझे कैसे पता लगा? बोहर का नाम लिया था उसने, इसीलिए। अगला क्वेश्चन, हाइड्रोजन इन ग्राउंड स्टेट एब्जॉर्ब्स इतनी ज्यादा एनर्जी। हाइड्रोजन है ग्राउंड स्टेट में, यानी n इक्वल टू 1 पर आपका हाइड्रोजन बैठे, ठीक है जी। उसके पास एनर्जी कितनी होगी ग्राउंड स्टेट में? -13.6 इंटू 1/1² लिखोगे तो ये आएगा 13.6 माइनस का। और वो कह रहा है कि इस इलेक्ट्रॉन ने ना 12.09 एनर्जी को और गेन कर लिया, ठीक है जी, कर लिया होगा। तो आप ये बताओ कि इस केस में उसका एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा? एंगुलर मोमेंटम की बात कर रहे हैं ना, तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला मेरे पास है NH/2π, बिल्कुल NH/2π। तो अगर मेरे पास n की वैल्यू आ जाए
एच मेरे पास है साफ साफ, बिल्कुल है। तो बताओ एंगुलर मोमेंटम कितना आएगा, तो कहीं ना कहीं से एन मुझे यहाँ से निकालना होगा। मैं कैसे निकालूंगा, मैं चेक करूंगा -13.6 में अगर 12.09 चली जाए तो आपके पास कितनी एनर्जी बच रही होगी, और जितनी एनर्जी बचेगी वहाँ से मुझे आइडिया होगा कि तुम्हारा इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुँच गया। -13.6 में 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को ऐड कर दो, ये तुम्हारे पास आएगा 13, 12 और 09। कहीं ना कहीं ये तुम्हें एक फील दे रहा होगा 1.51 वाली, कि आपका जो डिफरेंस आ गया वो आ गया इतना 1.51, यानी इनिशियली आपके इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी थी इतनी, फाइनली वो कितनी हो गई, इतनी। अब बात ये है कि 1.51 होगी कहां पर, किस एन की वैल्यू पर, यानी किस लेवल पर ये हो गई। एन इक्वल टू 1 पर वैल्यू तुम्हारे पास होती है 13.6 माइनस का, बिल्कुल। एन इक्वल टू 2 पर आपके पास वैल्यू होगी -13.6, जेड स्क्वायर तो 1 आएगा डिवाइड बाय 4, और 4 को यहाँ पे डिवाइड करोगे ये आएगा समथिंग लाइक -3 के आसपास में, 3.8 के आसपास मान लीजिए एक बार के लिए 85, ठीक है जी। अगर n इक्वल टू 3 की मैं बात कर दूं, उस केस में तुम्हारे पास क्या हो रहा होगा -13.6 इंटू 1/9, तो आप बोलोगे अगर मैं इसको डिवाइड करूँ ना 136 को 9 से, तो कहीं ना कहीं फिर जाके 1.51 तुम्हारा आंसर आता है। तो हाँ, तुम्हारा इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू 3 पर पहुंच गया। तो अगर n इक्वल टू 3 पर वो पहुंच गया तो यहाँ पुट कर दो n इक्वल टू 3, तो तुम्हारा आंसर यहाँ पे बन जाएगा, यहाँ पे आ गया 3, और यहाँ रख दो 22.22/7। अब कर दो डिवाइड, यहाँ से हटा 10 आ गया, ये आया 3, ये तुम्हारे पास क्या बनेगा 3 3 जा 9, और 63/2, 63/2, और यहाँ पे बना 10 की पावर -35, और जूल सेकंड में आंसर आ रहा होगा। मोमेंटम फाइंड करना है ना, ठीक है। 63/2 ये तुम्हारा आ गया 31.5 के आसपास। अब चेक कर लो ये ऑप्शन कहाँ बन रहा है, 31.5 ये रहा, 31.6 अप्रोक्स। तो ऐसे करना था इस क्वेश्चन को। एनर्जी लेवल्स के बारे में अगर तुम्हें हल्का सा भी नॉलेज होता तुम इसको इजीली सॉल्व कर देते। कैसे करते कि मुझे पता लग गया कि फाइनल एनर्जी आएगी 1.51, फाइनल अगर 1.51 है तो आपका जो इलेक्ट्रॉन है ना वो आ गया n इक्वल टू 3 के ऊपर। अगर n इक्वल टू 3 पर आ गया ना वो, तो उसके बाद मामला खींच दो, मामला खींचोगे तो अपने आप कहीं ना कहीं से आंसर आ जाएगा। और ये यहाँ पे अप्रोक्स वैल्यू है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, एग्जैक्ट नहीं है। ऑलराइट, तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से सुनो। हाइड्रोजन लाइक एटम एमिट्स रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी इतना। एक हाइड्रोजन जैसा कोई एटम है, उसने इतनी फ्रीक्वेंसी फेंक कर मारी, ठीक है जी। व्हेन इट मेक्स ट्रांजिशन फ्रॉम n इक्वल टू 3 टू n इक्वल टू 1, यानी जब आपका इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू 3 से n इक्वल टू 1 में जा रहा है, यानी n इक्वल टू 3 ऊपर है, n इक्वल टू 1 नीचे आएगा। जब तुम्हारा इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आ रहा होगा तो उस केस में एक फोटोन एमिट हुआ, उसकी फ्रीक्वेंसी तुम्हारे पास है 2.92 इंटू 10⁻15 हर्ट्ज। उसके बाद में वो कह रहा है कि फाइंड करो वो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या होगी जब तुम्हारा इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू 2 से n इक्वल टू 2 से n इक्वल टू 1 में आ रहा हो। तो ठीक है जी, देख लेते हैं। जब आपके पास ऐसे दो दो केसेस हो ना, तो कहीं ना कहीं कंपैरिजन का फील आता है। कंपैरिजन का फील आता है तो कंपेयर ही करेंगे इस बार, तो कंपेयर कर देते हैं। तो लगा दो यहाँ पे फील्डिंग, फील्डिंग लगाओगे, इसके लिए सिस्टम बिठाओ। बोहर का पोस्टुलेट क्या कहता था, एच न्यू इक्वल E3 माइनस E1, बिल्कुल।
इसके लिए फील्डिंग बिठाओगे क्या बैठेगी, एच न्यू डैश, इसको डैश नाम दे दो, इक्वल टू E2 माइनस E1, बिल्कुल न्यू की वैल्यू मैं बाद में पुट करूंगा, एच न्यू विल बी इक्वल टू, इसको लिख दे -13.6 अपॉन 3 स्क्वेयर प्लस 13.6 1 स्क्वेयर, इसको तुम यूँ भी लिख सकते हो एच न्यू, 13.6 कॉमन ले लो, 1/1 माइनस 1/9, ये क्या बन गया तुम्हारे पास में 13.6 इंटू 8/9 ईवी में। सेम यहाँ सॉल्व कर दो, एच न्यू डैश इक्वल्स टू E2 की जगह और E1 की जगह वैल्यूज़ को पुट किया, ये बना -13.6 अपॉन 4, ये बना +13.6 अपॉन में 1, सॉल्व किया 13.6 बाहर आया, आपके पास बचा अंदर 3/4। और राइट, तो ये तुम्हारा बन गया आंसर, इसमें ये आंसर बन गया। ये इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो इसको, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2, दोनों को कर दो डिवाइड, दोनों को जब तुम डिवाइड करोगे ना तुम्हारा आंसर कुछ ऐसा जा रहा होगा, 1 डिवाइड बाई 2 कर दो, आपके पास आएगा एच न्यू बाई एच न्यू डैश इक्वल्स टू 13.6 8/9 डिवाइड बाय 13.6 3/4, 13.6 कैंसिल, एच से एच गया, ये तुम्हारे पास आ गया म्यू बाई म्यू डैश इक्वल्स टू 8/9 इंटू 4/3। मुझे चाहिए यहाँ पे म्यू डैश का वैल्यू, तो म्यू डैश तुम्हारे सामने आएगा 27 डिवाइड बाय 32 इंटू न्यू, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, न्यू डैश विल बी इक्वल टू 27/32 और म्यू की वैल्यू मेरे पास है 2.92 इंटू 10⁻15 हर्ट्ज, और इसको कर दो सोल्व, जो भी तुम्हारा आंसर आएगा वो उठा लो। अब देखते हैं हल्का सा ऑप्शन की तरफ कि ऑप्शन क्या कहना चाहते हैं। तो देखिए ये कह रहा है कि 4.38, यानी उससे ज़्यादा ना, उससे ज़्यादा नहीं होगा, कम होगा, क्योंकि 27/32 डेसिमल देगा तुम्हें, ये भी उससे ज़्यादा नहीं होगा। और ऊपर का ऑप्शन देखो तो वो तो 2.92 से बहुत पीछे जा रहा है, इतना पीछे भी नहीं जाएगा, तो तुम्हारे पास बचा क्या 2.46, इसको डिवाइड करोगे यही आएगा, और ये तुम्हारा क्या रहने वाला है आंसर। करने का प्रोसेस क्या था, बोहर का पोस्टुलेट यूज़ करके इसको सॉल्व करना था। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, वो कह रहा है कि टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट इज, टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन इन ग्राउंड स्टेट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻6 सेकेंड्स। ये तुम्हारे पास है टाइम पीरियड, टाइम पीरियड इज डिपेंडिंग अपॉन एन, सॉरी हाँ सही है, एन क्यूब बाय जेड स्क्वेयर, ये तुम्हारा टाइम पीरियड है। और वो कह रहा है कि बता दो फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, कब, जब तुम आओगे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में, यानी एट एन इक्वल टू 2। तो बता देते हैं, फ्रीक्वेंसी डायरेक्ट मैं नहीं बता सकता, बट मैं टाइम बता सकता हूँ, तो मैं पहले टाइम बता दूंगा फिर फ्रीक्वेंसी की बात करूंगा, है ना। तो देखो टाइम के लिए लिखोगे तुम t एट n इक्वल टू 1 यानी ग्राउंड स्टेट डिवाइड बाय t एट n इक्वल टू 2। ऑलराइट, यहाँ पे तुम देखते हो कि टाइम के केस में आपके पास डिपेंडेंसी क्या आ रही है, t इज प्रोपोर्शनल टू n क्यूब बाय z क्यूब, तो आप यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हो n क्यूब यानी 1 का क्यूब डिवाइड बाय 1 का स्क्वायर, क्योंकि n और z दोनों 1 रहेंगे। इसके केस में क्या रखोगे, n को 2 का क्यूब और z को रखोगे 1 का स्क्वायर, तो आप बोलोगे टाइम फॉर n इक्वल टू 2 विल बी इक्वल टू 8 इंटू टाइम ऑफ n इक्वल टू 1। तो टाइम आपके पास क्या बन गया, 8 कर दो मल्टीप्लाई में किसके, इसके, कर देते हैं जी। लो किया, आपके पास आंसर आ गया t एट n इक्वल टू 2, 8 इंटू 1.6 यानी 16 इंटू 8, ये आ गया 64 इंटू 8 128, ये बनेगा 12.8
इंटू 10⁻⁻6 सेकेंड्स। बट मुझे टाइम पीरियड नहीं फाइंड करना, मुझे फाइंड करना है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होगा? 1 अपॉन टाइम पीरियड। तो आपका आंसर बन गया 1/112.8 इंटू 10⁻⁻16 हर्ट्ज। अब देख लो ये आंसर कहाँ बने। अभी बना नहीं तो बना दो। बनाओगे कैसे? 10⁻14 आ रही है ना, तो आप इसको यूँ लिख दो 10⁻16 इंटू 100 डिवाइड बाई 112.8 हर्ट्ज। तो इसको करोगे डिवाइड, 12 और ऊपर है 100, ये लगभग 7 और 8 के आसपास आंसर आएगा। तो ये आएगा तुम्हारा 7 और 8 के बीच में 7.2, खत्म। और ये तुम्हारा रहेगा आंसर। बोलो हाँ या ना। टाइम पीरियड गिवन था, टाइम से जाना था, फ्रीक्वेंसी करने का तरीका ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? अ पार्टिकल ऑफ मास m moves in a circular orbit in a central potential this. If Bohr's quantization condition are applied, find the radius dependency and energy level varies with quantum number n as. वो कह रहे हैं कि अगर आपके बोहर के मॉडल को अप्लाई करते हो, बोहर की क्वांटाइजेशन कंडीशन मान के चलते हो तुम, तो वो कहता है कि एक इलेक्ट्रॉन इस फील्ड के अंदर घूम रहे, तो बता दो उसका रेडियस क्या होगा, उसका एनर्जी क्या होगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डेरिवेशन वाले पार्ट के, अगर आपको इसका डेरिवेशन वाला पार्ट आता है तो आप इसको कर सकते हो, अगर नहीं आता तो इसको देखो कैसे करते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी से यानी पोटेंशियल फील्ड से आप फोर्स फाइंड करो। वो फॉर्मूला क्या होता है आपके पास में? -du/dr। फोर्स कितना आएगा आपके पास में? -1/2 2kr। 2 से 2 गया, ये आ गया -kr। और मुझे इतना पता है, एक न्यूक्लियस, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, अंदर की तरफ जो फोर्स लगता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, बट इस केस में फोर्स किसके बराबर है? kr के। और यही kr क्या होगा तुम्हारा? सेंट्रीपिटल के बराबर होगा, क्योंकि बोहर का मॉडल यही तो कहता है कि जितना फोर्स अंदर होगा वो किसके बराबर है? सेंट्रीपिटल के। तो अगर सेंट्रीपिटल के बराबर है तो आप लिख दोगे mv²/r इक्वल्स टू kr। ये आ गया इक्वेशन नंबर 1। एक इसका यूज करेंगे, एक हम यूज करेंगे बोहर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन यानी इस इक्वेशन का, L इक्वल्स टू mvr इक्वल nh/2π। एक इसका यूज करेंगे। अब इस इक्वेशन से ना आप निकाल लो v का वैल्यू। अगर v का वैल्यू निकालोगे वो आएगा तुम्हारे पास में mv²। वैल्यू भी क्यों निकालना है? मुझे प्रोपोर्शनलिटी निकालना है, तो मैं प्रोपोर्शनलिटी चेक करूंगा बस सीधी। तो मैं देख सकता हूँ ये v², r सामने जाएगा, ये बनेगा r²। तो आप बोलोगे v इज प्रोपोर्शनल टू r डायरेक्ट। अगर v r के प्रोपोर्शनल है तो उसको यहाँ पुट कर दो, पुट v प्रोपोर्शनल टू r इन इक्वेशन 2। तो आप बोल दोगे L की जगह छोड़ो, सिंपल इक्वेशन जाएगी m, v की जगह रख दो r, यहाँ पर भी r, सामने आएगा nh/2π। तुम्हें चेक करना है r और n में क्या रिलेशन है, तो आप बोलोगे r² प्रोपोर्शनल टू n, r इज प्रोपोर्शनल टू n²। मामला खत्म। कहाँ है ये? एक ही ऑप्शन में लो। सॉरी रूट आएगा, जस्ट अ मिनट। तो ये तो यहाँ पे दो ऑप्शन में, एक ए में भी है एक बी में भी है। अब इसके बाद में एनर्जी फाइंड करनी होगी, एनर्जी फाइंड करनी है तो वो भी फाइंड कर देंगे। मुझे इतना पता है टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है। अगर काइनेटिक एनर्जी का डिपेंडेंसी आ जाए तो टोटल एनर्जी भी आ गया। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगा दो, 12mv², और आप बोलोगे काइनेटिक प्रोपोर्शनल टू v², एंड v² किसके बराबर आ रहा है यहाँ पे? r के, यानी r² बन जाएगा। और r² की वैल्यू कितनी आ रखी है? n। तो आप बोलोगे k प्रोपोर्शनल टू n, सो टोटल एनर्जी विल बी ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू n। तो तुम्हारा आंसर बनेगा ए ऑप्शन। बोलो रेडियस, एनर्जी, दोनों की बातें हो गई, अच्छे तरीके से कर दी। सो ये सारी की सारी बातें यहाँ पर।
कि कैसे कैसे क्वेश्चन करने थे। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल नाउ। कीप स्टडिंग, कीप वर्किंग हार्ड।